अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, रब्बे ज़िदनी इल्मा। इस महबूब तरीन दुआ के साथ हम लेक्चर का आगाज़ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सेहत के लिहाज से बहुत अच्छे होंगे, मेंटली फिट होंगे और इस मेमथ चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 अंडरस्टैंड करने के लिए डेफिनेटली आप बहुत मुश्ताक होंगे, ईगर टू नो होंगे, राइट। आज हम एक बहुत प्राइमरी सा, बहुत बेसिक सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसकी बहुत सारी डिटेल्स आप पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 2 में पेज नंबर 31-32 पे पढ़ के आए हैं। आई थिंक आप में सक्सेस स्टूडेंट्स जिन्होंने पार्ट 1 में बहुत से मार्क्स स्कोर किए हैं वो पहचान गए होंगे कि हम क्रोमोसोम की कंपोजिशन की बात करने वाले हैं। आपको याद होगा कि कल हम लोगों ने क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर की बात की थी और हम लोगों ने टेलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और फिर मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स के ऊपर लेक्चर को छोड़ा था। तो आज हम उसी पॉइंट से लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अल्लाह ताला ने क्रोमोसोम को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं। सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ डीएनए। आपको पता ही है कंपोज करना क्या होता है, चीज़ों को मिलाना। जैसे जब हम गाना कंपोज कर रहे होते हैं तो उसमें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ कहाँ बजाने हैं, किस तरीके से बजाने हैं, उनकी कौन सी टोन होनी चाहिए, ये सारी बातों को हम बता रहे होते हैं, उसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो कंपोजिशन क्रोमोसोम की क्या है, इससे पहले हमें कल की कुछ बातों को और रिवाइज करना है कि बेसिकली मैंने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा के रखा है कि भाई क्रोमोसोम था क्या। तो आंसर ये है कि क्रोमोसोम्स आर बेसिकली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ये कल की बात हम रिपीट कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं ऐड कर रहे हैं। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स थे, राइट, जो कहाँ प्रेजेंट थे, दो वर प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। पर्टिकुलरली जब मैं ये बात लिख रहा हूँ तो हम बात कर रहे हैं किसकी, यूकैरियोट्स की, मॉडर्न किस्म के सेल्स की, जैसे कि आप लोग हैं। और फिर मैंने ये बोला था कि ये वाले क्रोमोसोम को अगर आपने देखना हो, आपने इनका दीदार करना हो, तो बेसिकली आपको क्रोमोसोम को स्टडी करना है एट द लेवल ऑफ मेटाफेज, और या फिर हमने बात की थी आप लोगों से कि आप इसे देख सकते हैं एट द लेवल ऑफ एनाफेज, राइट। तो ये चंद बातें जो हमने कल की रिवाइज की। अब देखेंगे कि हमारा क्रोमोसोम किस किस चीज के मिलने से बना हुआ है। तो आंसर इज इट कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स। उनमें से एक चीज का नाम मेरे पास क्या है, डीएनए, और दूसरी चीज का नाम मेरे पास क्या, माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोटीन। तो यहां पे हम प्लस ऐड करते हैं, डीएनए प्लस प्रोटीन्स। तो जब ये वही दो चीजें आपस में मिलेंगी तो इनके मिलने से बने हुई चीज का नाम क्या होगा, क्रोमोसोम। और मेरा ख्याल है कि आप में से अक्सर बच्चों के लिए ये वाली बात भी नई नहीं है, क्योंकि ये भी हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ रखी। अगली बात नजर आ रही है आप लोगों को कि वी वांट टू डिस्कस अबाउट द परसेंटेज, कि कितने परसेंट जो है वो डीएनए है और कितने परसेंट प्रोटीन है। तो आंसर इज कि जो डीएनए है इट इज 40%। 40% मेरे पास डीएनए इस्तेमाल होता है और 60% प्रोटीन्स शामिल होती हैं, राइट। 40% डीएनए और 60% प्रोटीन्स शामिल होती हैं। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि आपके डीएनए में सिर्फ डीएनए नहीं होता, बल्कि देखिए मैंने यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लस का साइन लगा दिया ताकि आप इस बात को नहीं भूलें। तो भाई अगर यहाँ पे डीएनए है और प्रोटीन, तो उसके अलावा और क्या मौजूद है। तो आंसर इसके यहाँ पे प्रेजेंट होता है आरएनए। इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे आरएनए की एक ह्यूज फ्रैक्शन मौजूद होती है, दैट इज बेसिकली बाइंडेड विद द डीएनए। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो आंसर ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने डीएनए से ही तो आरएनए बनवाना होता है, राइट। DNA is a master copy and RNA is something like a photocopy। तो भाई अगर मेरे पास ओरिजिनल बुक होगी तो ही मैं उसकी फोटोकॉपी करवाऊंगा। तो इसलिए इस पर्टिकुलर ओरिजिनल कॉपी मींस DNA के साथ शामिल होती है क्या, हमारी RNA। तो RNA
कि साइट ऑफ सिंथेसिस यानी कि जिस जगह वो बनता है वो क्या है, बेसिकली डीएनए। तो डीएनए के अंदर ही आप लोगों को आरएनए भी मिल जाता है। अब एक वही बात पार्ट 1 की दोबारा रिपीट करेंगे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ व्हाट, डीएनए। तो आंसर इज न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। और अगले में मैंने क्या लिखा हुआ है, वही पुरानी बात दोबारा रिवाइज कर रहे हैं पार्ट 1 वाली कि न्यूक्लियोटाइड के मेरे पास फर्दर कितने पार्ट्स होते हैं। तो आंसर इज कि एवरी न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स। नंबर 1 मेरे पास क्या था स्टूडेंट्स, नंबर 1 इज पेंटोज शुगर, नंबर 1 इज पेंटोज शुगर, राइट। नंबर 2 इज नाइट्रोजनस बेस, जो एक साथ अटैच होती है, उसका नाम होता है नाइट्रोजिनस बेस, राइट। और थर्ड चीज मेरे पास क्या अटैच है, फॉस्फेट। तो जब ये 3 चीजें आपस में जुड़ जाएंगी तो क्या बनेगा, डेफिनेटली अ न्यूक्लियोटाइड। और उसके लिए आप लोग इस पर्टिकुलर फिगर को देखें कि इसमें हमने आप लोगों के लिए न्यूक्लियोटाइड को ड्रॉ किया है। नजर आ रहा है कि इस वक्त ब्लिंक होने वाली चीज सेंट्रल मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड एज अ पेंटोज शुगर, और इसके कार्बन नंबर 1 पे अटैच होती है क्या, नाइट्रोजनस बेस, और कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच होती है फॉस्फोरस या फॉस्फोरिक एसिड। तो इन 3 चीजों के मिलने से बन जाती है यूनिट ऑफ डीएनए दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इन न्यूक्लियोटाइड्स का नंबर, जो बातें हम आपसे करने वाले हैं स्टूडेंट गौर से सुननी है, वो है पर क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम के, अगर मैं एक क्रोमोसोम को बनाना चाहता हूं, किसकी बात हो रही है, ह्यूमन की बात हो रही है। जाहिर है मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम का साइज डिफरेंट हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे कैटेगोरिकली ह्यूमन क्रोमोसोम की बात की है कि अगर मैं एक ह्यूमन क्रोमोसोम को देखूं तो उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली कितने न्यूक्लियोटाइड आते हैं। तो आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स 1.4 into 10 raised to the power 8। इतने न्यूक्लियोटाइड एक क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट है, किसके, हजरत इंसान के। अगर आपको ये पढ़ने में अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टी हो रही है कि 1.4 into 10 raised to the power 8 न्यूक्लियोटाइड्स कितने होते हैं, तो आंसर इज माय डियर स्टूडेंट्स 140 मिलियन, 140 मिलियन, राइट। जब न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलेंगे तो उनके मिलने से एक क्रोमोसोम बनेगा, या क्रोमोसोम को बनाने के जितने न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए हैं वो पूरे होंगे। सवाल ये है कि अगर मैं 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स को एक जगह पे रखना चाहूं तो उसकी लेंथ कितनी बनेगी। तो स्टूडेंट्स आप सुन के बड़े हैरान होंगे कि इतनी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट व्हाट न्यूक्लियोटाइड्स, दे जस्ट ऑक्यूपाई 5 सेंटीमीटर ऑफ स्पेस, जस्ट 5 सेंटीमीटर ऑफ स्पेस। ये कब होगा, जब मैं इसको लीनियर वे में रखूंगा। लेकिन आप लोग ये देखें कि क्या मेरे पास एक सेल में और उस सेल में पाए जाने वाले न्यूक्लियस में जो स्पेस है वो 5 सेंटीमीटर होती है। तो आंसर इज नो, ऐसा नहीं है, राइट। अल्लाह ताला ने इस ह्यूज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को एक माइक्रोमीटर स्पेस में कैसे समो दिया, ठीक है, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करेंगे अभी। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से एक और तरीके से इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की जाइंटनेस का अंदाजा करवाते हैं। डीएनए में यू नो माय डियर स्टूडेंट्स के टोटल 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड का इन्हिसार किस बात पे होता है, नाइट्रोजनस बेस के ऊपर। और आपको याद है कि नाइट्रोजनस बेसिस 4 किस्म की थी, कौन कौन सी थी, लिखते हैं आप लोगों के पास। एडिनिन दैट वाज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए, देन वी हैड व्हाट, thymine represented by capital T, then we had cytosine represented by capital C, and then we have what, guanine that is represented by capital G.
मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये मॉलिक्यूल कितना बड़ा है। आप क्या करें कि आप सिर्फ ये वाले लेटर यूज करें, क्या, एडिनिन, थाइमीन, साइटोसिन, गुआनिन। सिर्फ आपने लिखना है एट जीसी। आपको याद होगा मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर मैं सिंपल एट जीसी लिखूं, सिर्फ इस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स को लिखूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर मैं आप लोगों को इस मॉलिक्यूल की जॉइंटनेस का अंदाजा करवाना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आपको समझाने के लिए एक बुक का सहारा लेना पड़ेगा, राइट। मैं बात कर रहा हूं एक क्रोमोसोम की, कि अगर मेरे पास एक क्रोमोसोम हो और उस क्रोमोसोम के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड्स है उससे मैं सिर्फ एट जीसी, एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन, गुआनिन से लिखूं, तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, एक क्रोमोसोम में पाई जाने वाली इंफॉर्मेशन के लिए 280 किताबें प्रिंट होंगी, 280 बुक्स प्रिंट हो जाएंगी, एक सिर्फ और सिर्फ एक क्रोमोसोम में पाई जाने वाली इंफॉर्मेशन से। और उस पर्टिकुलर बुक में कितने पेजेस होंगे हमारे स्टूडेंट्स, 1000 पेजेस वाली, 1000 पेजेस जिस बुक में हो वो वाली बुक्स कितनी प्रिंट हो जाएंगी, 280 बुक्स प्रिंट हो जाएंगी। और हर बुक पे, हर पेज पे वर्ड्स कितने हो स्टूडेंट्स, 500 वर्ड्स, 500 वर्ड्स लिखे हों। और यानी कि हम कहना चाह रहे हैं कि 500 वर्ड्स वाली किताब हो और उस पर्टिकुलर किताब में कितने पेजेस हों माय स्टूडेंट्स, 1000 पेजेस हों। और वो जो 1000 पेजेस वाली बुक है वो कितनी प्रिंट हो सकती है, 280। इतनी ज़्यादा वर्ड्स सिर्फ और सिर्फ एक क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट हैं। तो आप इमेजिन करें कि आप लोगों के पास, मीन हज़रत इंसान के पास एक क्रोमोसोम नहीं है, बल्कि हज़रत इंसान के पास तो 46 क्रोमोसोम है। अब आप क्या करें, आप इस सारी की सारी फिगर को 46 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आप इमेजिन करें कि आपको कितनी ज़्यादा लाइब्रेरीज चाहिए हैं कि जो उस पर्टिकुलर कोड के लिए हैं जो हज़रत इंसान के हर एक सेल में प्रेजेंट है। लुक एट द आर्किटेक्चर ऑफ द गॉड, कि नेचर कैसे इस सारी इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करती है। और आज से नहीं कर रही, सदियों, लाखों, खरबों सालों से ये काम चल रहा है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को मैंने कैलकुलेट करनी है वो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एक माइक्रोन मीटर की हद तक छोटी सी जगह में कैसे क्या कर दिया, बंद कर दिया। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ही हम बेसिकली आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इसके लिए वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कि मार्वल ऑफ नेचर की, कि जब अल्लाह ताला ने इस पर्टिकुलर डीएनए को किस में पैक कर दिया, एक न्यूक्लियस में पैक कर दिया। तो इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन को इतनी छोटी सी जगह में पैक करवाना ही क्या था, मार्वल ऑफ गॉड। तो आपकी असाइनमेंट क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है। आप लोगों की बॉडी में जो डिफरेंट किस्म के टिश्यूज हैं उसके अंदर क्या करेंगे, आप डिफरेंट सेल्स की वॉल्यूम को देखेंगे और फिर आप उसमें गौर करेंगे कि एक पर्टिकुलर सेल में व्हाट इज द स्पेस दैट इज प्रोवाइडेड बाय द न्यूक्लियस। जाहिर है सेल एक बहुत बड़ी चीज है, उसके अंदर भी आपने एक न्यूक्लियस को देखना है और फिर उस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के अंदर भी क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है। उस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में क्या प्रेजेंट है, जाहिर है योर क्रोमोसोम। तो आप इमेजिन करें कि व्हाई वी वांट टू कॉल इट इज अ मार्वल ऑफ गॉड, कि वो इंफॉर्मेशन जिसको लिखने के लिए मुझे कई लाइब्रेरीज दरकार हैं, नेचर ने उससे एक माइक्रोमीटर स्पेस के अंदर क्या कर दिया, पैक कर दिया, राइट। तो देखेंगे कि नेचर ये वाला काम कैसे कर रही है। हाँ, मैंने लिखा हुआ आप लोगों के सामने, असाइनमेंट मैंने आप लोगों को बता दी है। अब चलते हैं कि ये देखेंगे ये काम कैसे होता है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए वी हैव टू अनलॉक द सर्टेन लॉक्स ऑफ नेचर। तो स्टार्ट करते हैं किसके साथ, आप लोगों के एक सेल के साथ। तो हम लेंगे सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स एक सेल, ठीक है। फिर आपको पता है कि उस पर्टिकुलर सेल में क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस। यू नो वेरी वेल कि आप लोग क्या हैं, यूकैरियोट। तो यूकैरियोट में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। तो हम क्या करेंगे, एक न्यूक्लियस को बाहर निकालेंगे। याद रखिए ये काम हम ऐसे कर नहीं रहे होते, सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि हम सेल में से न्यूक्लियस निकालेंगे। फिर हम उस पर्टिकुलर न्यूक्लियस को क्या करेंगे, उसे हम जेंटली डिसरप्ट करेंगे, जेंटली क्या करेंगे, तोड़ देंगे, उसकी मेम्ब्रेन को फाड़ देंगे। तो जब वो जेंटल डिस्ट्रप्शन होगी
तो उसमें से क्या होगा, क्रोमोसोम्स बाहर निकल आएंगे। ठीक है, यही बेसिकली हमारा टारगेट है कि हम उन पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स को वहां से बाहर निकाल लें। बात यह है कि जब क्रोमोसोम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो वो जाहिर है बहुत ज़्यादा क्या होंगे, क्वाइल्ड फॉर्म में होंगे, सुपर क्वाइल्ड फॉर्म में हो सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे जेंटली 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 बड़े आराम आराम से इनकी सुपर क्वाइल्स को खोलना है। इसके लिए मुझे हीट का सहारा भी लेना पड़ सकता है और मुझे एंजाइम का सहारा भी लेना पड़ सकता है कि जो इनके दरमियान में प्रेजेंट क्या करती हैं, क्वाइलिंग फोर्सेस को क्या करेंगी, आहिस्ता आहिस्ता खोल देंगी। तो जब ये क्रोमोसोम क्या होगा, बिल्कुल खुल जाएगा, तो जो स्ट्रक्चर मेरे पास ऑब्टेन होगा दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, इट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट डीएनए, इट इज बेसिकली क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम का प्राइमरी स्ट्रक्चर बना है। मैं बार बार आपसे बात जिक्र कर रहा हूं कि डोंट कंफ्यूज दिस वेरी मॉलिक्यूल, डोंट कंफ्यूज दिस वेरी मॉलिक्यूल विद डीएनए, इट इज बेसिकली क्रोमोसोम। ठीक है, तो जब मैंने इस क्रोमोसोम के प्राइमरी स्ट्रक्चर को उठा के किसके नीचे रखा, ईएमएस, आई थिंक क्या आप में से लोग समझ गए हैं व्हाट इज ईएमएस। ईएमएस स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो जब मैंने उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नीचे रख के देखा तो मुझे क्या फील हुआ, मुझे क्या नज़र आया, सॉरी मुझे नज़र ये आया माय डियर स्टूडेंट्स कि इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम की सबसे पहली शेप कैसी होती है, एक बीडेड स्ट्रक्चर। यस, ऐसा करते एक पॉइंट लिखते हैं आप लोगों के लिए कि व्हाट इज द अपीयरेंस, किसकी अपीयरेंस की बात हो रही है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात हो रही है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की अपीयरेंस कैसी होती है, इट इज लाइक अ बीडेड स्ट्रक्चर, बीडेड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मैंने क्या है, आपको याद है हम क्या बोलते थे कि हम बाल की खाल और खाल की बाल और फिर बाल की खाल उतारते ही रहते हैं। तो मैंने ये देखा कि अगर ये स्ट्रक्चर बीडेड है तो फिर इसके अंदर क्या है, तो मुझे ये पता चला कि ये बीडेड स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ये कहलाता है न्यूक्लियोसोम। कलर चेंज करता कब याद रहे, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, न्यूक्लियोसोम। अब इस पर्टिकुलर न्यूक्लियोसोम को अगर मैं देखूं तो मुझे क्या पता चलेगा कि ये एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। मैंने क्या वर्ड यूज किया स्टूडेंट्स, इट इज अ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। किस किस को याद आया ये वाला नाम, और ये कहाँ था स्टूडेंट्स, यस आप में से बाद लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि ये चैप्टर नंबर 2 का आखिरी आर्टिकल था पार्ट 1 में, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। आपको याद है कि जब हम दो डिफरेंट स्पीशीज के मॉलिक्यूल को आपस में मिलाते हैं तो उससे बनने वाला कॉम्प्लेक्स क्या कहलाता है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे चूंकि प्रोटीन भी शामिल है और डीएनए भी शामिल है तो हम इसे क्या बोलेंगे, definitely a nucleohistone, because histone is a protein and nucleo stands for a DNA. So that very conjugated molecule is making or assuming a beaded structure, right? अगली बात हम देखते हैं कि जब मैंने इस beaded structure को मीन्स conjugated molecules को further break करके देखा तो मुझे पता चला कि ये further दो चीज़ों के मिलने से बना हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ क्रोमोसोम के प्राइमरी स्ट्रक्चर की। जब मैंने क्रोमोसोम के प्राइमरी स्ट्रक्चर को फर्दर एनालाइज किया तो मुझे ये पता चला कि इसके अंदर दो चीज़ें हैं। उनमें से एक चीज़ का नाम मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, प्रोटीन। एक का नाम मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, प्रोटीन, और दूसरी चीज़ का नाम मेरे पास क्या है, डीएनए, राइट। अब जो मेरे पास प्रोटीन है हमारे स्टूडेंट्स, अगर मैं इसके लिए आपको ये वाली एनिमेशन दिखाऊं तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे 4 बॉल्स ऊपर हैं और 4 जो बॉल्स हैं वो नीचे हैं। अगर आप इसे ओरिएंट होता हुआ देख रहे हैं तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बेसिकली 8 बॉल पे कंसिस्ट करता एक कॉम्प्लेक्स है, एंड दैट वेरी कॉम्प्लेक्स इज मेकिंग नथिंग अदर देन एन ऑक्टामेरिक स्ट्रक्चर। ऑक्टा का मतलब होता है 8 और मेरिक का मतलब होता है क्या, बॉल्स। तो जब 8 बॉल्स आपस में इकट्ठे हो जाएंगे तो दे विल मेक अ सार्सिना लाइक स्ट्रक्चर, एंड दैट वेरी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ऑफ कोर्स ऑक्टामेरिक प्रोटीन।
लेकिन जहाँ तक बात है हमारे डीएनए का, तो आपको पता है कि डीएनए इज बेसिकली a very huge polymer and its unit is called as of course nucleotide. देखते हैं हमारे स्टूडेंट्स कि कैसे ये दो चीजें आपस में इकट्ठी रहती हैं। ये वही दो चीजें मीन्स प्रोटीन और डीएनए आपस में इकट्ठा कैसे रहते हैं, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स जंप टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कि आप लोगों के क्रोमोसोम में दो चीजें शामिल थी। उनमें से एक का नाम मेरे पास क्या था, प्रोटीन, और दूसरे का नाम मेरे पास क्या था, डीएनए। राइट, हमने डिस्कस ये किया था कि ये दो चीजें आपस में इकट्ठी कैसे रहती हैं। तो आंसर ये है कि जो हमारी प्रोटीन है बेसिकली इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रक्चर। ये एक पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रक्चर है, ST डॉट्स। राइट, ये क्या है, स्ट्रक्चर का एब्रीविएशन है। और अगर मैं डीएनए की बात करूं तो डीएनए इज बेसिकली अ नेगेटिवली चार्ज स्ट्रक्चर। नेगेटिवली चार्ज स्ट्रक्चर, आपको पता है कि कायनात में हर दो ऑपोजिटली चार्ज स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए वो इकट्ठे रहते हैं। लेकिन बात यह है कि हम अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं कि आखिर ये स्ट्रक्चर पॉजिटिवली चार्ज कैसे होता है और ये स्ट्रक्चर नेगेटिवली चार्ज कैसे होता है। कोई मुश्किल बात नहीं, अंडरस्टैंड करते हैं। तो जब मैंने हिस्टोन प्रोटीन के अंदर पाए जाने वाले किसको देखा, अमाइनो एसिड्स को देखा, तो मुझे पता चला कि इट इज वेरी मच रिच इन 2 न्यूक्लियोटाइड्स। लुक एट द स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड एज आर्जिनिन। और अब आप लोग इस स्ट्रक्चर को देखें, इट इज कॉल्ड एज लाइसिन। ये दोनों की दोनों अमाइनो एसिड्स क्या हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, और हिस्टोन प्रोटीन के अंदर इनकी मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जब बहुत ज़्यादा आर्जिनिन और लाइसिन वाले क्या इकट्ठे हो जाएंगे, अमाइनो एसिड, तो हिस्टोन कैसे हो जाएगी, हाईली पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल। सो लिखते हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए कि व्हाई इट वाज सो आंसर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आर्जिनिन एंड अदर वन इज लाइसिन। तो जब ये वाली दो चीज़ें किसी प्रोटीन में पाई जाएंगी तो ये कैसी हो जाएगी, हाईली पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड एज प्रोटीन, एंड वेरी स्पेसिफिक प्रोटीन दैट इज प्रेजेंट इन द डीएनए इज कॉल्ड एज हिस्टोन। तो ये सारी की सारी प्रोटीन की बात नहीं हो रही, हम हिस्टोन प्रोटीन की बात कर रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम में पाई जाती है। इससे ये बात पता चलती है कि सारी प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज नहीं होती। राइट, अब देखते हैं हम लोग डीएनए। भाई डीएनए नेगेटिव चार्ज कैसे हो गया, तो आप लोगों को याद होगा कि हमारे डीएनए का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटेग्रल मॉलिक्यूल था, उसका नाम क्या था स्टूडेंट्स, फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो आपको याद है कि अगर मैंने जब मैंने ड्रॉ किया था पार्ट 1 में फॉस्फेट, तो उसकी शक्ल कैसी थी, उसकी शक्ल थी हमारे स्टूडेंट्स SEP, सेंटर में था, और उसको हमने ताज पहनाया हुआ था ऑक्सीजन का। यू नो ऑक्सीजन इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, और इसके साथ अटैच हैं 3 हाइड्रोक्सिल आइंस, OH, देन अगेन OH, देन अगेन OH। ये सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज यू कैन से क्या हैं, एंड्स हैं। तो जब इतने ज़्यादा नेगेटिव चार्जेस वाले क्या फॉस्फेट्स इकट्ठे होंगे तो वो इस डीएनए को एक हाईली नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल बना देंगे। अब प्रोटीन कैसी है, हाईली पॉजिटिवली चार्ज्ड, और डीएनए कैसा है, हाईली नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल। तो ये जो प्रोटीन है ये इस डीएनए के लिए क्या साबित होगी, एक मैग्नेट के तौर पे साबित होगी, और ये डीएनए मॉलिक्यूल इस हिस्टोन की तरफ खिंचा चला आएगा और यहाँ तक कि वो इस प्रोटीन के साथ आके लिपट जाएगा। हेंस दीज 2 मॉलिक्यूल्स लिव टुगेदर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो लिखते हैं आप लोगों के लिए कि दिस वेरी प्रोटीन इट बेसिकली एक्ट्स एज अ मैग्नेट, it acts as a magnet for of course DNA। तो DNA क्या करेगा कि वो यहाँ दौड़ा खींचा चलाएगा और इसके ऊपर लिपट जाएगा। हमने स्टडी किया कि अगर DNA का मॉलिक्यूल इस प्रोटीन के एक यूनिट मीन हिस्टोन के ऊपर लिपटना चाहता है तो उसके लिए अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 200 न्यूक्लियोटाइड इस्तेमाल होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स, 200 nucleotides. 200 nucleotides are used to make a turn
where around his stone. It is important. अब हम करेंगे आज की सेकेंड लास्ट बात। वो सेकेंड लास्ट बात क्या है मेरे पास कि जब ये बन जाएगा क्या प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम मीन बीडेड स्ट्रक्चर, तो फिर ये क्या करेगा, ये फर्स्ट कॉइल शो करेगा। फर्स्ट कॉइल जिसे हम क्या बोलते हैं प्राइमरी कॉइलिंग, फिर ये शो करेगा सेकेंडरी कॉइलिंग और आखिरी कार ये शो करेगा मेरे पास क्या टर्शरी कॉइलिंग। इन प्राइमरी कॉइलिंग के बाद वाली कॉइलिंग्स को हम एक नाम भी दे सकते हैं एंड दैट नेम इज कॉल्ड एज सुपर कॉइलिंग। तो जब ये वाला बीडी स्ट्रक्चर अपने ही ऊपर सुपर कॉइल होता है तो डेफिनेटली ये इतना टाइटली पैक हो जाता है कि हम इसे मार्वल ऑफ गॉड कहने पे मजबूर हो जाते हैं। सवाल ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि क्या सारे का सारा डीएनए लिपटा हुआ होता है या ऐसा कुछ पार्ट खुला हुआ भी होता है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स डीएनए, लिख दिया मैंने डीएनए और इसके बारे में क्या लगा दिया मैंने क्वेश्चन मार्क कि क्या ये ऑल ओपन है या फिर ये कैसा है ऑल क्लोज। तो आंसर ये है कि नेचर इज वेरी वेरी वाइज। नेचर ने इस पर्टिकुलर डीएनए के दो पार्ट्स बना दिए हैं। क्या बना दिए? दो पार्ट्स बना दिए हैं। उनमें से एक को हम बोलते हैं कि इट इज हाईली कंडेंस्ड, वर्ड इज हाईली कंडेंस्ड मॉलिक्यूल। अगर मेरे पास डीएनए हाईली कंडेंस्ड हो तो फिर ये कभी भी ओपन नहीं होता, और जब ये ओपन नहीं होगा तो डेफिनेट बात यह है कि मैं इससे आरएनए नहीं बनवा सकता, और फिर जाहिर सी बात अगर मेरे पास आरएनए नहीं बनेगा तो मैं उससे कभी भी प्रोटीन नहीं बना सकता। इसके लिए आप लोग कुछ टर्म्स अभी से सीखें। अगर मैं डीएनए से नया डीएनए बनवाऊं तो मैं उसे क्या नाम देता हूं? मैं उसे कहता हूं रेप्लिकेशन। लेकिन अगर मैं डीएनए से आरएनए बनवाऊं तो मैं इसे नाम देता हूं ट्रांसक्रिप्शन। और अगर मैं डीएनए से क्या बनवा दूं प्रोटीन, तो हम उसे क्या बोलते हैं ट्रांसलेशन। इसका मतलब ये होगा कि अगर डीएनए हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में है यानी कि वो हेट्रोक्रोमेटिन की फॉर्म में है। हाईली कंडेंस्ड का मतलब क्या है कि वो हेट्रोक्रोमेटिन की फॉर्म में है, तो उस वाले फॉर्म में कभी भी इससे ना तो आरएनए बन सकता है और ना ही उससे प्रोटीन बन सकती है। लेकिन अगर नेचर अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहती है तो वो क्या करेगी? वो लुक एट मी, समझाना चाहता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप लोग अपनी एफएससी में 8 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो तो क्या आप तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स की तमाम बुक्स के तमाम पेजेस एकदम से खोल के बैठे होते हो? तो आंसर इज नो। आप लोग क्या करते हो, आप एक वक्त में एक बुक फोकस करते हो, फिर उस बुक में एक खास चैप्टर फोकस करते हो, फिर उस खास चैप्टर में से एक खास टॉपिक फोकस करते हो, राइट। तो यूँ समझ लो कि आप लोगों की बुक का वो वाला पार्ट जिसे आप अभी पढ़ रहे हो, जिसे आप अभी पढ़ सकते हो, इट इज़ अ ओपन टॉपिक ऑफ द बुक। लेकिन जो बाकी आगे पीछे की चीज़ें हैं समझ लें कि वो बंद रहती हैं। तो वो वाला पार्ट जिसे आप अभी नहीं पढ़ रहे हो दैट इज कॉल्ड एज अ हेट्रोक्रोमेटिन, इट इज क्लोजली पैक्ड, राइट। लेकिन अगर ये क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये लूजली पैक हुआ, चलिए कलर चेंज करते हैं। अगर ये क्या हुआ स्टूडेंट्स, लूजली पैक हुआ, कैसा हुआ स्टूडेंट्स? लूजली पैक हुआ। तो इसका मतलब ये है कि मैं जब चाहूं इसे खोल सकता हूं, और जब मैं इसे खोल सकने के काबिल हूँगा तो मैं इसे नाम क्या देता हूं? यूक्रोमेटिन मटेरियल, राइट। अब इस पर्टिकुलर यूक्रोमेटिन मटेरियल से मैंने आपको बताया था कि मैं क्या कर सकता हूं, पहले आरएनए बनवा सकता हूं और फिर उस पर्टिकुलर आरएनए से मैं क्या बनवा सकता हूं? प्रोटीन, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस लिहाज से हमारे डीएनए के दो पार्ट हो गए, एक वो जो शायद किसी टिश्यू में कभी भी नहीं खुलता, और दूसरा वो जो किसी खास टिश्यू में हमेशा एक्टिवली ट्रांसक्राइब होता रहता है। अगर मुझे आप कहें कि मैं इसकी आपको कोई एग्जांपल दूं तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को अंडरस्टैंड करवाने के लिए बेस्ट एग्जांपल आप लोगों का पैंक्रियाज है। आपके पैंक्रियाज में क्या बन रही है? इंसुलिन। तो अगर आप पैंक्रियाज के उन सेल्स की बात करें जिन्हें बीटा सेल्स बोलते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ
अपने इंसुलिन के जीन को क्या करके बैठे हुए हैं, खोल के बैठे हुए हैं। तो वो जीन किस फॉर्म में होगी, यूक्रोमेटिन फॉर्म में होगी। बाकी सारे के सारे डीएनए की पैंक्रियाज के बीटा सेल को जरूरत ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, उस बाकी सारे के सारे डीएनए को मुस्तकिल बंद करके रख देगा। तो वो वाला पार्ट ऑफ डीएनए जो इंसुलिन के मैसेज के अलावा है, इट विल बी हेटेरोक्रोमेटिन फॉर द बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज। और इसका यूक्रोमेटिन क्या होगा, इंसुलिन का जीन, क्योंकि वो उससे मुसलसल आरएनए बनवा रहा है और उससे मुसलसल इंसुलिन बनवाता चला जा रहा होता है। अब सवाल ये है कि इस पर्टिकुलर सेल के अंदर हम इस पर्टिकुलर डीएनए को कैसे पैक करते हैं जिसको हमने हेटेरोक्रोमेटिन बनाना है। इट इज येट अ रिसर्चेबल, डिबेटेबल एंड डेफिनेटली काबिल फहम एक टॉपिक है जिसके ऊपर भी बहुत सी रिसर्च होना बाकी है। शायद आने वाले दौर में मैं या आप में से कोई इस पर्टिकुलर टॉपिक को, इस पर्टिकुलर लॉक को अनलॉक कर ले कि नेचर जब डीएनए को इस्तेमाल नहीं करना चाहती तो इतने खूबसूरती से उसे कैसे पैक कर लेती है। इस दुआ के साथ कि शायद ये वाला काम अल्लाह ताला हमसे ले ले और उनमें से शायद आप